ओके सर, मैंने जैसे आपको बोला था मैंने जैसे आपको बोला था कि सर कस्टम्स ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है। सबसे पहले तो आपका जीएसटी 50 मार्क्स का है, ठीक है। और उसमें कस्टम 5 to 10 मार्क्स आ रहा है, सॉरी 5 to 10% आ रहा है। इसका मतलब सर 2.5 से 5 मार्क्स का आपका कस्टम आएगा। अगर सेफ साइड के लिए भी अगर देख ले तो सेफ साइड के लिए भी देख ले तो 7 मार्क्स, इससे ज़्यादा कस्टम नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। इसलिए चैप्टर भी छोटा है, टॉपिक छोटा है, लेकिन याद रखने के लिए बड़ा है। ये अच्छी बात है कि ख़राब है? अच्छा नहीं, ख़राब है क्या? नहीं नहीं ठीक है, वो हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि आपका होना चाहिए कस्टम भी बड़ा मार्क्स का होना चाहिए, सो दैट क्या होता है ना कि आप इतना पढ़ जो रही है ना, थोड़ा ज़्यादा नंबर कवर हो जाता, ठीक है। नहीं सबसे ज़्यादा क्या आएगा आपका सम्स आएगा, ठीक है। सर आपको पता है कि पीआईसी आने से पहले पीओ को बिल ऑफ इन आईजीएम देगा, आईआर देगा, एंट्री अनलोड आपका ऑर्डर फॉर अनलोडिंग देगा कौन? पीओ। फिर पीओ सॉरी इंपोर्टर क्या करेगा? बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। फाइल करने से पहले गुड्स का असेसमेंट होगा, वैल्यूएशन होगा, ड्यूटी पेमेंट होगा, ड्यूटी डिटर्मिनेशन होगा। ड्यूटी डिटर्मिनेशन के बाद डिपेंड करेगा क्या होगा, वेयर हाउस गुड्स होगा या फिर होम कंजम्पशन आएगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया, लेकिन सर अभी हम लोग का केस में क्या है सर, ड्यूटी डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, ठीक है। सर ड्यूटी कैसा कैसा, एक काम करते हैं, ड्यूटी डिटर्मिनेशन नहीं पढ़ते हैं, वैल्यूएशन पढ़ते हैं। सर सबसे पहले वैल्यूएशन होगा, फिर ड्यूटी डिटर्मिनेशन होगा ना, तो वैल्यूएशन पढ़ते हैं। कस्टम वैल्यूएशन, कस्टम में वैल्यूएशन कैसे होगा सर? मोर और लेस एकदम जीएसटी वैल्यूएशन की तरह है। जीएसटी का वैल्यूएशन का सेक्शन क्या है? 15 है ना सर, इसी का भाई है 14, ठीक है 14। सब बोला वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, ठीक है। जीएसटी वैल्यूएशन, जीएसटी वैल्यूएशन दो टाइप से होता है, एक है 14th 1 और 2nd फरवरी, ठीक है 14th फरवरी है ना याद रहेगा ना, 14th फरवरी में वैल्यूएशन होगा, ठीक है। बोलते हैं कि सर जो भी गुड्स आता है इंडिया में, सबसे पहले हम लोग किस पे वैल्यू करेंगे? 14th फरवरी में, हमारा फेवरेट है, ठीक है। इस पे क्या होता है कि गवर्नमेंट ना कुछ कुछ जगह पे गुड्स का वैल्यूएशन फिक्स करके रखा है, फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर जहाँ फिक्स करके रखा है, वी यू डोंट हैव टू बॉदर, कुछ नहीं करना है, जस्ट एज पर गवर्नमेंट का वैल्यूएशन आएगा, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि जो तेल आएगा, मतलब कि आपने कोई मस्टर्ड ऑयल इंपोर्ट किया, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला कि मस्टर्ड ऑयल इंपोर्ट किया, तो वैल्यूएशन में क्या रूल होता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वैल्यूएशन में क्या रूल होता है हमको कोई मतलब नहीं है। हम आपका जो मस्टर्ड ऑयल है ना, एज पर मेरा फिक्स्ड रूल 150 रुपया पर लीटर, एग्जाम्पल 150 या 200 रुपया जो भी हो, रुपया पर लीटर हम फिक्स करके रखेंगे। इसका मतलब क्या है सर? आपको फिर देखना ही नहीं है ट्रांजैक्शन वैल्यू, कोई ज़रूरत नहीं है, बायर एंड सेलर रिलेशनशिप कोई ज़रूरत नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है। हम मुझे तो कस्टम देखना है, और कस्टम में क्या देख निकालना? कस्टम ड्यूटी, और कस्टम ड्यूटी में वैल्यूएशन फिक्स करके रखा है 150-200 रुपया जो भी हो, तो वी विल टेक डायरेक्टली एज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। ये बेसिकली ज़्यादा होता नहीं, जो कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है उसके ऊपर होता है, देख लो। वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ वैल्यू, टैरिफ में
वैल्यू में क्या वैल्यूएशन है? सीबीआईसी, सीबीआईसी की फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम कैन सेट अ टैरिफ वैल्यू फॉर सर्टेन इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स। सीबीआईसी मतलब ये गवर्नमेंट ही है, ठीक है। सेट टैरिफ वैल्यू फॉर सर्टेन इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड बेस्ड ऑन द मार्केट ट्रेंड, मार्केट में कैसा ट्रेंड कर रहा है मैं सेट करके रखूंगा, ठीक है। एंड व्हेन सच वैल्यू आर फिक्स्ड कस्टम ड्यूटी इज कैलकुलेटेड ऑन दिस टैरिफ वैल्यू इंस्टेड ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्लियर है? करंटली टैरिफ वैल्यू फिक्स्ड किस पे फिक्स्ड है? क्रूड पाम ऑयल पे, पैमोलिन पे, क्रूड आपका सोयाबीन ऑयल, ब्राज़ील, जो भी है। ये आपसे पूछेगा नहीं, वैसे ये पूछेगा नहीं, आपसे यही पूछेगा कि टैरिफ वैल्यू क्या है। टैरिफ वैल्यू इज द वैल्यू फिक्स्ड बाय सीबीआईसी फॉर कस्टम वैल्यूएशन, ठीक है। कस्टम ड्यूटी वैल्यूएशन में आपका फिक्स है। समझ में आ रहा है? सर आपका पहले यहाँ चेक होगा कि यहाँ आपने जो गुड्स मंगाया वहाँ पे 14.2 में फॉल कर रहा है कि नहीं फॉल कर रहा, तो कहाँ चला जाएगा? 14.1 में। एंड दिस इज द मेन मतलब इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वही कहानी सर, ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ठीक है, ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स का ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? द वैल्यू ऑफ गुड्स, द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू इफ price actually paid by the price actually paid or payable for the goods when buyer and seller are not related and price is the sole consideration। याद आ रहा है ये चीज? हाँ, 15.2 में भी यही है, सेक्शन 15.1 में, सॉरी 15.1 में यही है, बस यही है। वहीं से कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया। कहाँ चिपका दिया है? कस्टम में कि जीएसटी में? अरे कस्टम में कैसे चिपका सकते हैं भाई? कस्टम तो 1962 में आया था, जीएसटी 2017 में आया था। मतलब पहले मैंने जीएसटी पढ़ा दिया तो जीएसटी में पहले से है, कस्टम से जीएसटी में चिपका दिया है। मैंने पहले कस्टम पढ़ा देता तो कस्टम में आ जाता। क्लियर है? ऐसा नहीं है, एक्चुअली कस्टम से जीएसटी में चिपका दिया है, ठीक है। क्योंकि सर सीबीआईसी कौन है? सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है सर। ये दोनों बगल बगल है तो फिर अलग अलग लॉ के लिए अलग अलग, एक ही घर में जब दो लॉ है तो अलग अलग नहीं करेगा ना, दो बेटा में भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल टैक्स का कुछ लॉस हो रहा है, तो लॉस होगा तो भाई तब नहीं, तब तो हम भेदभाव कर देंगे, सौतेला हो जाएगा। ठीक है, ओके। द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इंक्लूड्स, जो इंपोर्टेड गुड्स है वो इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड होगा? नॉट ओनली द परचेस प्राइस, परचेस प्राइस तो होगा, क्वेश्चन लैंग्वेज समझिए, नॉट ओनली परचेस प्राइस बट ऑल्सो एनी एडिशनल कॉस्ट एंड सर्विस चार्जेस रिलेटेड टू सच इंपोर्ट। आपका कुछ एक्स्ट्रा अगर चार्जेस लग रहा है वो भी ऐड होगा, नॉट ओनली द परचेस प्राइस, एक्स्ट्रा चार्जेस भी। क्लियर है सर? क्या क्या? कमीशन एंड ब्रोकरेज, आपने गुड्स खरीदने में कमीशन लिया होगा, ठीक है, वो आप एक कॉमन सेंस समझो, ये इंडिया है, ठीक है, और आपका गुड्स यहाँ खड़ा तभी तो वैल्यूएशन हो रहा है। अब बताओ कोई खर्चा यहाँ पे किया होगा इंडिया में, वो ऐड होगा क्या? अरे कोई सोचो, यहाँ से ट्रक लेके गया, ट्रक लेके आपका फैक्ट्री में ढुका दिया, इंपोर्टेड गुड्स है ना, तो वो यहाँ पे ऐड होगा क्या? नहीं, कॉमन सेंस है। कोई भी इंडिया में रिलेटेड कोई भी खर्चा हुआ तो वो ऐड नहीं होगा, लेकिन इंडिया से ही कुछ खर्चा हुआ जो इंपोर्ट ड्यूटी, जो इंपोर्टेड गुड्स से रिलेटेड है तो ऐड होगा। फिर से बता रहा हूँ, इंडिया में कुछ इंडिया में कुछ एक्सपेंसेस हुआ, इंडिया में कुछ एक्सपेंसेस हुआ तो वो ऐड नहीं होगा, इंडिया में एक्सपेंस हुआ तो ऐड नहीं होगा, लेकिन इंडिया से पैसा कुछ ट्रांसफर किया गया टू ओवरसीज इन रिलेशन टू इंपोर्टेड गुड्स तो वो ऐड होगा। पहले जो होगा वो सारा ऐड हो जाएगा। क्लियर आ रहा है? तो सर मेरा जितना भी खर्चा है ना वो आपका इंडिया से आने से पहले, इंडिया में खर्चा नहीं हो रहा सर, बाहर में खर्चा हो रहा है। पहला बात है, कभी कभी क्वेश्चन में आएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आएगा, लिख देगा
ये एक्सपेंसेस 10,000 रुपया, ठीक है। और आपको बोलेगा ही नहीं कि इंडिया में हो रहा है कि आउटसाइड इंडिया हो रहा है। कमीशन बोल दिया, चलो कमीशन बोल दिया, मैंने बोल दिया कमीशन एंड ब्रोकरेज आएगा, लेकिन बोल दिया मैंने बाइंग कमीशन नहीं आएगा, बाइंग कमीशन नहीं आएगा, ठीक है। मतलब आपने कुछ कमीशन दिया होगा किसी को, आपको कोई सोचे कुछ प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, और मैंने आपने किसी ब्रोकर को बोला कि भाई मुझे ये वो चाहिए, क्या बोलता है, गुड्स चाहिए, मुझे ये गुड्स चाहिए, बोले ठीक है मिल जाएगा, और उसने अरेंजमेंट करा दिया, बायर को सेलर से आपका अरेंजमेंट करा दिया और कमीशन ले लिया आपसे, तो सर बाइंग कमीशन है, ठीक है, तो वो नहीं आएगा, मैंने बोल दिया। सर फॉरेन में होगा तो भी नहीं आएगा, मैंने बोल दिया। बाइंग कमीशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैंने बोल दिया एक्सक्लूड कर दो। क्लियर है? क्वेश्चन में आपको कमीशन दे दिया, अब बताओ। यस, अज्यूम करना पड़ेगा तब आपको। इट इज अज्यूम्ड दैट कमीशन is related to buying commission. The expenses, the commission mentioned is related to is paid at the time of buying the goods, ठीक है। या फिर कोई जो आपके बगल में जो बैठे होगा या बैठी होगी वो ये एज्यूम कर सकता है कि सेलिंग कमीशन है, ऐड कर देगी। क्लियर है? तो यहाँ पे एक थोड़ा सा अगर इन केस अगर क्लैरिटी नहीं है तो यू हैव टू टेक द एग्जाम्पशंस, ठीक है, लेकिन वैलिड एग्जाम्पशन, ठीक है, कि ऐसा नहीं देते कि मेरा इट इज अज्यूम दैट द कमीशन इज पेड टू माई रिलेटिव, सो नॉट, भाई ऐसा नहीं है थोड़ा सा वैलिड एग्जाम्पशन लाना पड़ेगा। यहाँ लिख दिया बाइंग जो बाइंग कमीशन, हाउ इट कैन बी बाइंग कमीशन, हाँ, person sitting in here and products and purchasing product from London हाँ, नहीं नहीं ऐसा आप कोई एग्जाम्पशन लिख दिया तो वेग एग्जाम्पशन नहीं, नॉर्मल एग्जाम्पशन, जब यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है आपको एग्जाम्पशन देना पड़ेगा, ठीक है। सर इंजीनियरिंग वर्क, डिज़ाइन वर्क, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, उसका इंजीनियरिंग वर्क आपने उसको भेजा है या फिर कोई डिज़ाइन भेजा है, ठीक है, आपने कोई डिज़ाइन भेजा है, तो सर डिज़ाइन भेजा होगा तो ऑब्वियसली पैसा कम करवाया होगा आपने कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है मेरा डिज़ाइन के थ्रू आ रहा है, मेरा डिज़ाइन के थ्रू आ रहा है, तो पैसा कम होगा, तो वो जो डिज़ाइन वर्क किया होगा ना वो ऐड होगा। रॉयल्टी, कोई रॉयल्टी पेमेंट हुआ होगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन, मतलब कि सर इंडिया ये आपका फॉरेन कंट्री, ये वाला जो इम्पोर्टेशन है ना जहाज वाला, वो भी ऐड होगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू द प्लेस ऑफ इम्पोर्टेशन, ठीक है। और इंश्योरेंस, इसका इंश्योरेंस कराया होगा आपने जहाज का, मेरा जो जा रहा है माल जनरली सबको ही कराता है, ठीक है, विदाउट इंश्योरेंस मूव नहीं होता गुड्स, तो जो इंश्योरेंस कराया होगा वो भी ऐड होगा। लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, यहाँ पे आपका लोडिंग, यहाँ पे अनलोडिंग, लोडिंग जो होगा सारा ऐड होगा। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर द गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम कस्टम पोर्ट, that is after import clearation shall not be included in the transaction value for the custom duty। बस क्लियर है यहाँ तक क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? ओके, देखो यहाँ पहले फिर इसके ऊपर सम्स आएगा, फुल फ्लेजेड सम्स। अभी मेरा बोलने का मतलब मैंने 14 फेब करवा दिया है, उसमें कुछ करवाने का ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि भाई आंख बंद करके जो रेट आपका गवर्नमेंट में स्पेसिफाइड है वही लेना है, ठीक है। फिर 14(1) में गया, अब 14(1) इतना ये पूरा जितना भी वैल्यूएशन है सबका हर्ट है 14(1), ठीक है। 14(1) से भी क्वेश्चन आएगा, हाँ ये स्कोरिंग जगह है, इससे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा कि आपको बोलेगा कि वैल्यू ऐड होगा कि नहीं। मैंने जस्ट अगर जिस्ट बता दिया जिसमें आपका स्ट्रक्चर पता चल गया कि सर सब कुछ ऐड होगा, बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी पोर्ट्स के बाहर जाने के बाद कुछ ऐड नहीं होगा, बीच में आपको जितना भी हो करे लोडिंग अनलोडिंग करो, रॉयल्टी पेमेंट को, डेवलपमेंट और कोई भी चार्जेस करो, सारा ऐड होगा। मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, अभी तक सम्स अच्छा से करवाया नहीं है, ठीक है। रेट, डेट डिटरमाइन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन करेंगे? सर आपको पता है कि यहाँ पे आपका डॉलर आया, $1000 का आया सामान, ये आपका सोचो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, सब कुछ ऐड करने के बाद ट्रांजैक्शन वैल्यू है, तो सर कस्टम ड्यूटी तो आपको निकालना पड़ेगा ना,
तो कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए आपको एक्सचेंज रेट भी चाहिए होगा, तभी तो इसको कन्वर्ट करेंगे। सोचो अभी 94, तो कस्टम ड्यूटी अगर 10% है तो 94 तो उसके 94,000 पे लगेगा ना, तभी तो 9,400 आपका कस्टम ड्यूटी आएगा। तो सर रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लेंगे? आपके पास तो बहुत जगह आएगा। आज कल पहला दिन आपका पास आएगा क्या, आईजीएम। हो सकता है 2 दिन बाद आप उसको बोले कि ठीक है अनलोड कर लो। फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा दिन आपके पास बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा। फिर पांचवा छठा दिन आपका पास होम कंसर्न। हो सकता है 1 हफ्ता का टाइम लग जाए, डिफरेंट डिफरेंट डेट है, तो कौन सा डेट में का रेट आप लेंगे? दिख रहा है आपको? तो बोला है कि सर अगर इंपोर्ट का केस है तो डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री इज फाइल, जिस डेट में आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा उस डेट का आपको रेट ऑफ एक्सचेंज लेना पड़ेगा। सर कहाँ से आएगा ये? एग्जाम क्वेश्चन पेपर में दे देगा, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट का केस में पूछता नहीं है, लेकिन सुनो एक्सपोर्ट का केस में जब आपका शिपिंग बिल फाइल होगा। सर एक्सपोर्ट तो बताया नहीं है, तो सर ठीक है नहीं बताया, लेकिन याद रखना शिपिंग बिल फाइल होगा। जिस दिन शिपिंग बिल फाइल, आपका एक्सपोर्ट पूछता नहीं है, मैं आपको बुक से ही पढ़वा दूंगा। और इंपोर्ट का जैसे वैल्यूएशन है होता है वैसे ही एक्सपोर्ट का भी वैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो मैंने मेरे पास एक रिजर्व मैंने ये रखा कि आपको मैंने एक्सपोर्ट का अभी तक कुछ नहीं बताया। जितना जितना भी बात किया इंपोर्ट का किया, और 98%, 99% चांस है कि वो इंपोर्ट से ही आएगा, ठीक है। ओके, तो सर मेरा केस में क्या है, इंपोर्टर केस में बिल ऑफ एंट्री का डेट लेना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट, ठीक है। सर मेरे पास ड्यूटी का जो मतलब कि एक्सचेंज रेट है ना, हर जगह से एक्सचेंज रेट आपको पता होगा। एक्सचेंज रेट कौन कौन निकालता है? एक आरबीआई भी एक्सचेंज रेट निकालता है। अभी आप गूगल पे करो, गूगल में एक्सचेंज रेट मारो, कहाँ का एक्सचेंज रेट देगा? आंसर इज आरबीआई का देगा, है कि नहीं? आरबीआई का रेट देगा। बहुत लोग अपना अपना कुछ एक्सचेंज, बैंक में जाएंगे, बैंक में अपना एक्सचेंज रेट रहेगा, रहेगा कि नहीं? बैंक में अपना एक्सचेंज, अभी आप डॉलर लेने जाओ, डॉलर लेने जाओ बैंक में, ठीक है, तो वो उसको आप पूछेंगे ना कि सर हमको डॉलर लेना है, आपका रेट क्या है? तो वो आपका रेट अलग बताएगा। आप इस बैंक के पास जाओगे अलग, उस बैंक के पास अलग जाओगे, दूसरा अलग अलग बैंक के पास अलग अलग। सर आप सोचो कोई फाइनेंशियल ब्रोकर के पास चले गए, ब्रोकर के जो उसका जिसका काम है ही है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, उसके पास जाए अलग रेट है। सर बहुत से के पास रेट आएगा, आपको आपके सम से बहुत सारा रेट देगा, लेकिन आपको किसका रेट लेना है? सिर्फ सीबीआईसी का। जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन पेपर में सीबीआईसी के रेट मिला ना, उसी को सर्कल कर देना कि यही देखना है, बाद बाकी कुछ नहीं देखना है, ठीक है। बाद बाकी आपको कुछ नहीं देखना है। जितना भी आरबीआई वो बैंक रेट, ये रेट हिलाना तेरा सब रेट, सब कोई इररिलेवेंट, ठीक है। सीबीआईसी रेट देखो, पढ़ो। डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट फॉर द पर्पज। एक्सचेंज रेट क्या होगा? इंपोर्ट, बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है कब? 20/10 को। एंट्री इन वर्ड मिला है 15/10 को, समझ में आ रहा है? 15/10 को एंट्री इन वर्ड मिला है, उसके बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है 20 तारीख को। सर कौन सा लेना है? आंसर है 20 तारीख वाला, जो 2 है 2 का लेना है, ठीक है। इस दिन में रेट क्या था? 62 रुपये। इस दिन में रेट क्या था? 63 रुपये। पुराना सम से इसलिए 62 63 है, अभी तो 93 और 92 होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो, और किसका रेट दे लेना है सर? सिर्फ सीबीआईसी का। ये इररिलेवेंट है, इसको काट ही देना है, सन्स में जाना ही नहीं चाहिए इधर दिमाग, क्लियर है? एक्सपोर्ट का केस में भी सम, मैंने क्या बोला? शिपिंग बिल जब फाइल करेगा, शिपिंग बिल कब फाइल कर रहा है? 20 दिन। और एंट्री इनवर्ड या एंट्री आउटवर्ड, दिख रहा है आपको? एंट्री इनवर्ड इंपोर्ट के, एंट्री आउटवर्ड कब कर रहा है आपका? 25। दोनों का सेम ही है तो चलो ठीक है, लेकिन यही वाला डेट लेना है, अंडरस्टूड? ओके सर, मैंने आपको बोल दिया कि $1000 का सामान आया, ठीक है। फिर ये एक्सचेंज रेट आया होगा, ठीक है, 94 का, तो आपका 94,000 आ रहा होगा, आ रहा होगा ना? ये रेट कब का लेना है? डेट इंपोर्टर केस में बिल ऑफ एंट्री। फिर कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी
कस्टम ड्यूटी सर आपका हो सकता है ना कस्टम ड्यूटी चेंज हो जाए, ठीक है सर, आज कस्टम ड्यूटी ये है, कल का डेट में दूसरा हो गया, ऐसा जनरली होता नहीं है, रेट चेंज होता है, फ्लक्चुएट करता है, कस्टम ड्यूटी बेसिकली फ्लक्चुएट नहीं करता, लेकिन सोचो होगा डिफरेंट डेट में डिफरेंट कस्टम ड्यूटी है, तो कौन सा डेट का कस्टम ड्यूटी देना है? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री करेंगे फॉर होम कंजम्पशन के लिए, अगर होम कंजम्पशन के लिए ले रहा है तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करेंगे, अगर वेयर हाउस के लिए ले रहा है तो डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, जिस दिन होम कंजम्पशन के लिए, देखो क्या है मैंने आपको क्या बोला था, बिल ऑफ एंट्री एक क्या होता है वाइट, सॉरी होम कंजम्पशन के लिए होता है, एक वेयर हाउस गुड्स के लिए होता है, वेयर हाउस गुड्स के लिए वाइट, तो आप जिस दिन होम कंजम्पशन के लिए जा रहे हैं उस दिन किसका लेना है, बिल ऑफ एंट्री का, वेयर हाउस गुड्स के लिए जा रहे हैं तो सर वेयर हाउस गुड्स में भी नहीं, वेयर हाउस गुड्स में क्या होता है, कौन सा बिल ऑफ एंट्री लगता है, येलो, दिख रहा है आपको, येलो, येलो के बाद फिर क्या होता है वापस ग्रीन होता है, ग्रीन कब होता है, जब वो वेयर हाउस गुड्स से होम कंजम्पशन के लिए जाता है, याद आ रहा है, मैं वेयर हाउस गुड्स में क्या है, गुड्स आपके पास रख दे लेकिन कभी तो लेके जाऊंगा ना रे भाई, तो वो जब वेयर हाउस गुड्स का होम कंजम्पशन होगा तब उसका लेना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ कि एक तो होम कंजम्पशन की, जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल की, एकदम ये बहुत सिंपल सा इंपोर्टर है, जिस दिन गुड्स आया होम कंजम्पशन के लिए ले गया, और बिल ऑफ एंट्री जिस दिन फाइल किया उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लेना है, क्लियर है। दूसरा मैंने ये बोला कि कोई है कि वो होम कंजम्पशन नहीं लेना चाहता, वो वेयर हाउस गुड्स लेना चाहता है, वेयर हाउस गुड्स में क्या प्रोसेस है सर, पहले असेसमेंट होगा, वैल्यूएशन होगा, आपने कौन सा कलर का बिल ऑफ एंट्री फाइल किया होगा, येलो, फिर येलो में फिर पहले आपका असेसमेंट हो रहा होगा, बिल ऑफ वैल्यूएशन हो रहा होगा, ड्यूटी डिटर्मिनेशन हो रहा होगा, ठीक है सर, ड्यूटी डिटर्मिनेशन कैसे होगा, आप तो बोलोगे अरे लेना नहीं है, लेकिन वो लोग तो अपना उस दिन का ड्यूटी डिटर्मिनेशन करेंगे ना, तभी तो आपसे बॉन्ड लेंगे ना, आपको पेमेंट नहीं करना है ड्यूटी, लेकिन वो तो आपको बॉन्ड तो देना पड़ेगा, बॉन्ड के लिए आपको ड्यूटी डिटर्मिनेशन होगा, ड्यूटी डिटर्मिनेशन होगा, फिर जितना भाई आपका ड्यूटी आया उसका 3 गुना लगान, आपको कहाँ देना पड़ेगा, लगान नहीं भाई, 3 गुना बॉन्ड, 3 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी कहाँ देना पड़ेगा, उसका बॉन्ड देना पड़ेगा कस्टम में, कि मेरा वेयर हाउस का गुड्स है मैं रख रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में मैं आपको बॉन्ड दे रहा हूँ, खत्म। अब क्या हो ना, 3 दिन बाद हम उसको लेके जाना चाहते हैं, मैं सामान रखा हुआ ना वेयर हाउस में, 3 दिन बाद लेके जाना तो फिर हमको तो वो होम कंजम्पशन के लिए निकालना पड़ेगा ना, तो होम कंजम्पशन के लिए आप कौन सा बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, ग्रीन, तो वो जब ग्रीन जब हम लोग वेयर हाउस गुड्स के लिए करेंगे ना, तो कौन सा डेट कर लेंगे, वो ग्रीन जब करेगा तब करेंगे, डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज प्रेजेंटेड, कौन सा डेट में हम बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन के लिए ले जा रहे हैं फॉर वेयर हाउस गुड्स, आ रहा है समझ में, तो वो उस दिन का रेट लेंगे, और कोई भी अलग डेट है तो भाई कोई भी इनमें से अलग कुछ केस आ रहा होगा तो जिस दिन ड्यूटी पेमेंट करेगा उस दिन का रेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सर आपको कहाँ कहाँ मात देगा बता देते हैं, आपको मात देगा सीबीआईसी जो और आरबीआई का एक्सचेंज रेट में, तो देखते ही साले सीबीआईसी में सर्कल मार देना ये एक्सचेंज रेट है, लेकिन सीबीआईसी में भी आपको अलग अलग डेट का देगा, तो सर आपको ये देखना पड़ेगा सर वो जो अलग अलग डेट का, सबसे पहले आरबीआई और सीबीआईसी भी रेट देगा, फिर बैंक रेट्स हो सकता है देगा, ठीक है। तो सर आप क्या करना कि सबसे पहले तो ये सबको क्रॉस ही मार देना, अब यहाँ पर डेट रहेगा, डेट में आपको सब जब फिर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा डेट लेना है, तो आपको ये कंडीशन देखना पड़ेगा सर क्या कर रहा है, होम कंजम्पशन, तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, यहाँ पर लिखा रहेगा बिल ऑफ एंट्री जिस दिन, तो आपको ये सर्कल कर देना, ये रेट लेना है अब हमको वैल्यूएशन में, क्लियर है। सर आपको वेयर हाउस पे ले जा रहा है, ठीक है वेयर हाउस ले जा रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, सर वेयर हाउस से सब होम कंजम्पशन के लिए कब ले जा रहा है ये चेक करो, सर ये रेट है, ये रेट पे चेक करना है, आ रहा समझ में, क्लियर है, क्वेश्चन पेपर पे आपको काम कर देना है यहाँ पे, सो दैट आपका नजर ही नहीं पड़े दूसरी जगह, होता है ना गलती से, अरे ये हमको तो पता था ये रेट होगा, भूल से ये वाला रेट ले, वो काट ही देना वहाँ से, तो आपका नजर ही नहीं पड़ेगा वहाँ पे, क्लियर है। ओके तो सर मैंने आपको बता दिया रेट कैसे लेना, मैंने आपको बता दिया कि वैल्यूएशन, सॉरी मैंने आपको बता दिया रेट कैसे लेना है, मैंने क्या एक्सचेंज रेट, मैंने आपको बता दिया ड्यूटी कैसे लेना है,
थोड़ा सा क्रक्स दे दिया कि ये कैसे होगा, ठीक है, कि आपका वैल्यूएशन कैसे होगा। सर वैल्यूएशन होगा कि सर वैल्यूएशन कैसे होगा, सर वैल्यूएशन होगा आप 14(1) में देखिए आपका ये दिनों सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, याद है सेक्शन 15 जीएसटी, सर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये आपका जो सेटिस्फाई कर रहा है एकदम, ये एकदम परफेक्ट, तीनों में टिक 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 एकदम करेक्ट, मेरा $5,000 एकदम परफेक्ट। और उसमें से ऐड कर दो ये सब चीज में कुछ, ठीक है, ये सब ऐड कर दिया, ऐड करके निकल गया एकदम ट्रांजैक्शन वैल्यू 5,300 आ रहा है समझ में, 300 आ रहा है एकदम क्लियर। अब इस पे एक्सचेंज लगा दो, ड्यूटी लगा दो, एकदम क्लियर। क्या होगा कि सब यही सर इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तब तो सर यही वाला क्वेश्चनेबल हो जाएगा, यही क्वेश्चनेबल हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, रूल में जाना होगा, याद आ रहा है रूल, हाँ जीएसटी में रूल पढ़े थे, हाँ 31 30 वैसा टाइप का रूल है कस्टम्स में, यार वहीं से लिया ना भाई भाई अरे वहीं से लिया मतलब कि थोड़ा चेंज है, ऐसे थोड़ी ना ले सकता एकदम कॉपी पेस्ट, लेकिन वैसे ही रूल में जाना है, उस रूल के अकॉर्डिंगली इसको चेंज करना पड़ेगा, सो तब जाके फिर ये ऐड होगा, क्लियर है। तो रूल देखते हैं क्या है सर, आपके पास गुड्स है जिसमें, आपके पास गुड्स है जिसमें आपका सेक्शन 41 कंप्लाई नहीं किया है, तो क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है सर, ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी एक्सेप्टेड एज प्राइस आर सेटिस्फाइड। रूल 3 में कब सेटिस्फाई करेगा, रूल 3 में कब सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वैल्यूएशन रूल, वैल्यूएशन सेक्शन 14(1) रीड विथ रूल 3 कब सेटिस्फाई करेगा, सेल इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड अंडर फुल कॉम्पिटिटिव कंडीशन। जो सेल है ना वो ऑर्डिनरी कोर्स में हो रहा है, इसमें कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है। सर रिलेटेड पार्टी है, लेकिन रिलेटेड पार्टी है तभी तो हम रूल में आए हैं, नहीं तो वही हो जाता सेटिस्फाई। रिलेटेड पार्टी है बट ऑर्डिनरी कोर्स में जितना बेचते हैं हम उसी से उसको इतना ही में ही पैसा मतलब उतना ही वैल्यू का गुड्स हम लेके आए हैं। वो बंदा जो यूएस में बेच रहा है वो सर $5,000 में आता है, सर देखिए मेरा भी 5,000 में आ रहा है डॉलर में, ये मैं सेटिस्फाई कर दूँ, क्लियर है। ऑर्डिनरी कोर्स में है, ठीक है। और कंपेरेटिव कंसेशन, मेरा इसमें गुड्स में कोई भाईचारा नहीं है, मेरा सौतेला भाई है और हमको कुछ डिस्काउंट नहीं दिया, ठीक है। ये आपका सेटिस्फाई कर गया। दूसरा, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स बाय द बायर, मतलब कि सर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सेल में। क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जब गुड्स जाता है ना, ठीक है, गुड्स जाता है ना तो जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना दैट इज मॉनिटर्ड बाय क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक है। वो चाहता है फेयर एंड फुल कॉम्पिटिटिव प्राइस चले, फेयर प्रैक्टिस चले, ट्रेड प्रैक्टिस फेयर चले। तो क्या करता है ना, और जैसे सोचो इंडिया इज कंसिडर्ड एज डेवलपिंग नेशन, पुअर नेशन एक्चुअली, ठीक है, अफ्रीका और पुअर, नमीबिया, वेस्ट इंडीज, तो वो लोग ना उतना क्या होता है ना एम्पावर नहीं होता है कि कुछ ज़्यादा हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स ले सके। अभी यूरोप में कोई 100 यूरो में बेच रहा होगा, ठीक है, 100 यूरो, इंडिया का भी हिसाब से चलो तो क्या होगा, 1 यूरो कितना आ रहा होगा, 100 रुपया, 105 रुपया ऐसे कुछ हो रहा होगा। 100 यूरो मतलब 10,000 के लगभग में, 10-11 हज़ार रुपया के लगभग में हो रहा होगा। तो सर इंडिया के लिए 10,000-11,000 रुपया एक प्रोडक्ट जो यूरोप में है, आप वो सोचिए ये अफ्रीका और पाकिस्तान के लिए कितना है, वो तो और ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना। अरे भाई वैसे ही गरीब है अपना पाकू,
अपना पाकू ऐसे ही गरीब है। हाँ, और वो बेचारे को और बोलेगी वैसा देने कहाँ से लाएगा, सो दैट कभी कभी क्या ना कुछ बोल देता है, कुछ जोग्राफिकली क्या करता है ना, थोड़ा सा छूट दे देता है। ठीक है, जोग्राफिकली आप इसको बेचेंगे तो आप थोड़ा सा आपको डिस्काउंट देने से चलेगा। तो वो सब चीज़ अगर है तो हम मान लेंगे, चलो डिस्काउंट में लेके आया। देर इज नो रेस्ट्रिक्शन एज टू डिस्पोजल मतलब सेल और यूज ऑफ गुड्स बाय द बायर एक्सेप्ट, रेस्ट्रिक्शन है लेकिन इसमें नहीं है। क्या है, लॉ में है तो चलेगा, ज्योग्राफिकल एरिया में है तो चलेगा, और इसका सब डू नॉट सब्सटेंशियटली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुड्स, और वैल्यू ऑफ द गुड्स थोड़ा बहुत कम है तो चलेगा, सब्सटेंशियली चेंज नहीं है। मतलब कि 100 यूरो का चीज़ आप 10 यूरो में नहीं लेके आ रहे, चलो 100 यूरो का चीज़ है तो आप 95 यूरो में चलेगा। ठीक है, द प्राइस शुड नॉट डिपेंड ऑन द कंडीशन और हिडन कंसिडरेशन ऑफ द वैल्यू। जो प्राइस जो आ रहा है आपका गुड्स का, वो डू नॉट डिपेंड ऑन एनी कंडीशन, कोई कंडीशन लगा के नहीं आ रहा है, या फिर हिडन कंसिडरेशन नहीं है। हिडन कंसिडरेशन मतलब क्या है, सब कुछ आपको, आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बदले में वो उसने प्राइस कम कर दिया। ठीक है, आपका वहाँ पे सोचिए फ्रेंड था तभी तो आप बोले अनरिलेटेड है, बोले याद है मैं बता दूँ बचपन वाला कहानी तेरे घर में बोला नहीं 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 ऐसे मत बोला, तो चल प्राइस कम कर दे थोड़ा। ठीक है, वो सब मतलब ये तो मजाक की बात है। वैसा कोई भी आपका ऐसा कंसिडरेशन नहीं जिसके वजह से मेरा उसका वैल्यू अफेक्ट हो गया है। द सेलर नॉट गेट एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट और यूज ऑफ गुड्स बाय बायर अनलेस अप्रोप्रिएटेड एडजस्टमेंट इज, मेरे को तो सेलर है कोई प्रॉफिट नहीं, बस क्या होता है ना कि सेलर बोला कि ठीक है मैं आपको गुड्स थोड़ा कम में बेच रहा हूँ लेकिन मुझे प्रॉफिट चाहिए, आप जितना कमाएंगे उसका प्रॉफिट चाहिए। होता है ना कि मैडम अभी सोचो यूएस यूके में बैठी है, ठीक है, वो बोले कि ठीक है मैडम तो देखिए एकदम स्मार्ट है मैडम, वो देखिए कि अभी यहाँ से मेरे से गुड्स लेके जाएगा 100 यूरो में और बेचेगा इंडिया में भर भर के, प्रॉफिट था। तो ये मैडम क्या बोली, हम आपको कम में दे देते हैं, लेकिन आप जो बेचेंगे ना इंडिया में वो उसमें से मुझे कोई प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए। आ रहे समझ में? तो वो सब कंडीशन नहीं है, और बायर सेलर आर नॉट रिलेटेड, रिलेटेड नहीं है। ठीक है सर, रिलेटेड नहीं है, डेफिनेशन कहाँ हम लोग पढ़ लिए थे, जीएसटी लॉ में डेफिनेशन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, रिलेटेड पर्सन का आपको डेफिनेशन का एक शीट दिया हुआ है मैंने। क्लियर है? कंडीशन क्या कंडीशन है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से बेच रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सेप्ट दिस, प्राइस शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी कंडीशन और हिडन कंसिडरेशन, सेलर शुड नॉट गेट शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड पर्सन। ठीक है, ये सब कंडीशन फुलफिल होगा तो हम आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर रूल 3 कंसिडर कर लेंगे। क्लियर है सर? रूल 3 में तो नहीं हो रहा है तो कहाँ चले जाइए, रूल 4 में चले जाइए। ठीक है, रूल 4 में क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स, आइडेंटिकल मतलब एकदम सेम, एकदम सेम, पेन तो पेन सेम मटेरियल सेम कलर सेम लाइट सेम वेट सब कुछ एकदम आइडेंटिकल गुड्स, उसका वैल्यू क्या है? ठीक है सर, मैं जो ले, अरे तुम नहीं, कोई दूसरा लेके आया उसका बात करो, तुम तो ऐसे ही पकड़ा हुआ है हम इसको। ठीक है, अब तुम बाद में बोलेगा हम ही लेके आएंगे तो मेरा तुम अलग से झूठ बोलेगा ना, तो अनरिलेटेड पर्सन को बोलो, कोई दूसरा कोई लेके आया है क्या? The value of imported good is determined based on the price of identical goods were imported around the same time in India. ठीक है, सेम टाइम में कौन लेके आया है देखो, पता करो, उसका वैल्यू हम, उसका जो वैल्यू रहेगा हम तुम्हारा भी वही वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, रूल 4, ये रूल नहीं, ये सीरियल नंबर है। ठीक है, रूल 4 मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, आइडेंटिकल गुड्स का मतलब क्या है, इसका मतलब सर आइडेंटिकल गुड्स में सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, ऑल रेस्पेक्ट में सेम है, मतलब फिजिकल फीचर भी, क्वालिटी भी, रेपुटेशन है, एक्सेप्ट माइनर चेंज थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो चलेगा, जैसे कि ये पेन है इसमें ये डॉट 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 है, उसमें ये थोड़ा क्रॉस 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 है, वो सब चलेगा माइनर, लेकिन इसके वजह से कोई वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन द सेम कंट्री, सेम कंट्री से
प्रोड्यूस हुआ होगा एज बिंग गुड बिंग वैल्यूड, जो वैल्यू करेंगे वो सेम कंट्री से आना चाहिए। जैसे तुम्हारा जो जिसका हम गुड्स का वैल्यू मतलब कि लेंगे आइडेंटिकल गुड्स में, वो कहीं और कंट्री से लेके आए, तुम कहीं और कंट्री से, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, प्रिफरेबली फ्रॉम द सेम मैन्युफैक्चरर, सेम मैन्युफैक्चरर से प्रेफर करो, सेम मैन्युफैक्चरर से। इफ नॉट देन ठीक है, अगर नहीं है तो अनदर मैन्युफैक्चरर भी चलेगा, लेकिन प्रेफरेबल क्या है, सेम मैन्युफैक्चरर। आइडेंटिकल गुड शुड बी सोल्ड एट द सेम कमर्शियल लेवल एंड क्वांटिटी, इफ नॉट be used with adjustment, if not can be used with adjustment, however more than one value, the lowest value is used for valuation। मतलब आपने कितना क्वांटिटी लेके आया, सर मैंने 10,000 क्वांटिटी लाया है, तो आपका जो क्वांटिटी है 10,000, आप चेक करो और कौन लेके आया 10,000 या 10,000 के नज़दीक में। सर एक भैया है वो 100 क्वांटिटी में, 100 वाला मत लेके आया भाई, ठीक है, तुम्हारा तो बल्क क्वांटिटी आया था ना, तुम्हारा रेट डिफरेंट होगा, 100 का रेट डिफरेंट होगा। सर मेरे बगल में एकदम एकदम उधर उधर वाले में हाँ वो 9,800, ओके अच्छा 9,800, वेरी गुड। फिर सर दूसरा है वो 10,300, 10,300, तेरा कितना है सर 10,000 है, ओके। फिर और कुछ मिल रहा है क्या सर, 10,950 मिला, ओके फाइन। तो सर ठीक है, आपको आपका 10,000 है ना, मैं आपका मल्टीपल रेट है, मैं इस जो लोएस्ट वैल्यू में जितना आ रहा है हम उसका रेट ले लेंगे। नहीं नहीं 10,000 वैल्यू तो क्वेश्चनेबल है ना अभी, ये तो मेरा क्वांटिटी है, मेरा ही तो बात हो रहा है ना कि तुम कितना लेके आए। मैं सर मैं तो 10,000 लेके आया हूँ। हाँ मैं पहला बात तो रिलेटेड देखेंगे, जो रिलेटेड है उसको ले लेंगे। फिर बोला कि अगर अगर सोचो रिलेटेड नहीं, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल जो आइडेंटिकल गुड्स है उसका ले लेंगे। सर आपके पास उसी दिन में सेम डे में डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट बायर लेके आया, अलग अलग बायर लेके आया, अलग अलग क्वांटिटी, तो जो सबसे लोएस्ट वाला होगा क्वांटिटी का रेट, तो हो सकता है ना ये $3 में लेके आया, ये आपका $2.5 में लेके आया, आपका ये $3.1 में लेके आया, ऐसे ऐसे करके जो आपका कम रहेगा हम उसका ले लेंगे डॉलर। क्लियर है? ओके रूल 5 तक क्लियर है? रूल 5 तक क्लियर? रूल 6 ऑनलाइन क्लास क्लियर है अभी तक मैंने जितना बताया? ओके क्वेश्चन होने से पूछना भाई, ठीक है। रूल 6, रूल 6 क्या बोलता है, आगे जाइए, क्या बोलता है, आगे जाइए अगर आपका गुड्स रूल 3, 4, 5 में नहीं वैल्यू हो रहा है तो कहाँ आपका वैल्यू होगा, रूल 7 की तरफ। मस्त रूल, इसी से अगर 5 नंबर का दे दे तो मस्त है कि नहीं ये क्या बोलता है, आगे जाइए प्लीज, इधर 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 इफ वैल्यूएशन इज नॉट डिटरमाइंड अंडर रूल 3, 4 इट इज डन अंडर रूल 7 एंड नॉट पॉसिबल देन रूल 8, बस यही ना बोला, क्या कुछ नहीं बोला ये, ठीक है। रूल 7 और रूल 8 को बोला, अगर नहीं हो रहा तो रूल 7 और रूल 8 आएगा, ठीक है। सर आपको सर मैं क्या हायरकी मेंटेन करना ज़रूरी है क्या, रूल 3 उसके बाद रूल 4 उसके बाद रूल 5 ऐसे ऐसे करके? आंसर इज यस। कोई अपना जंप करके रूल 5 में नहीं जा सकता। रूल 3 देखिए, वहाँ जब अपना डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, आपने ये चेक किया यस, ये चेक किया यस, नहीं मिला तब जाकर रूल 5 में आया, ठीक है। ठीक है, तो रूल 6 क्या बोलता है, आगे जाइए। रूल 6 बोलता है कि सर रूल 7 और रूल 8 में आपको मिलेगा वैल्यू। सर रूल 7 और रूल 8 में ये बोला है आपको, याद आ रहा है रूल 30 या रूल 31 क्या बोलता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके आओ या लास्ट बेस्ट जजमेंट, वही है, ठीक है। तो सर बोला गया है आपको रूल 7 में, अच्छा रूल 6 में एक बोला है कि आपका रूल, आप तो हायरकी में जा रहे थे रूल 3, 4, 5, 6, लेकिन आपका मन है कि सर रूल 7 में नहीं जाना चाहता, रूल 8 में जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जा सकते हैं। मतलब रूल 3, 4, 5 आपको मेंटेन करना पड़ेगा। 6 बोलता है कि अगर रूल 3, 4, 5 में नहीं हो रहा है तो
7 और 8 में मिलेगा, और बोला कि आप जंप कर सकते हैं रूल। नहीं नहीं, 7 को स्किप करके 8 में जा सकते हैं। 6 बोल रहा है, 7 को स्किप करके 8 में जा सकते हैं, या 7, या आपको हायरार्की भी जाना है तो चलना है, ये नहीं मैं ऑर्डर चलेगा, ठीक है। देखो हाँ, सारे बाकी सब तो सीरियल लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। डिडक्टिव वैल्यू, रूल 7 क्या बोलता है, डिडक्टिव वो ये बोल रहा है सेम कि आप लेके आओ क्या, गुड्स, क्या क्या बोल रहे हैं, गुड्स लेके आओ, मतलब बात सुनो पहले, कौन बोल रहा है, कस्टमर, प्रॉपर ऑफिसर। आप क्या लेके आए हैं सर, एकदम यूनिक सा चीज़ लेके आए हैं, इसके ऊपर में हीरा है, पेन है इधर से हीरा सोना डालेंगे, इधर से आलू निकलेगा ठीक है। ये बोला क्या, बोला एक बात बताओ, पता करो तुम्हारा जैसा पागल कौन है वहाँ पे। अरे पता करो पागल जैसे का मतलब कि क्या हुआ, कि ऐसा प्रोडक्ट कौन बेच रहा है इंडिया में, पता करो। तो बता रहे हैं ना सर कौन बेच रहा है, हाँ पता करो कौन बेच रहा है, और कितना में बेच रहा है ये भी पता करना। क्लियर है सर, पता चला वो एक मेरा दोस्त है, वो बेच रहा है, और उसका उसका रेट उसका है 1000 रुपये में बेचता है, इंडियन रुपीज़ में। कहाँ बेचता है सर, सर दुकान मेरे घर, दुकान के बगल में ही दुकान है। नहीं नहीं होगा सर हाँ दुकान के बगल में ही दुकान है, हाँ ठीक है। उसको बोलो कि उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सर बताएगा, अरे तुम्हारा दोस्त है ना, बोला ना, हाँ तो बताएगा ना, ठीक है, बोला हाँ बताएगा। पता चला कि सर 100 रुपया का प्रॉफिट मार्जिन वो करता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका कॉस्ट हो गया 900 रुपया, ये भी इम्पोर्टेड गुड्स है ना, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेड गुड्स, इम्पोर्टेड तुम्हारा जैसा ही है ना, तुम जैसे अतरंगी सा चीज़ लेके आया है, वो भी अतरंगी बेच रहा है इंडिया में, ठीक है। अब पता करो उसका कमीशन या प्रॉफिट तो मैंने माइनस कर दिया, इंडिया में कोई एक्सपेंसेस है क्या आने मतलब कि पहले, कि वो ये, हाँ तो सर इंडिया में एक्सपेंसेस नहीं, ये प्रॉफिट है, तो ठीक है। अब ये बताओ कि सर ऐसे वो भी तो कस्टम से क्लियर किया होगा, हाँ कस्टम से क्लियर करके सर ये इंडिया कस्टम से क्लियर करके अपना फैक्ट्री में लेके आया होगा बाई ट्रांसपोर्टेशन, हाँ वो ट्रांसपोर्टेशन कितना है बताओ, तो सर क्या बोला एक बार बता दीजिए ना, बोला नहीं नहीं बता तो पता चला सर 30 रुपया ट्रांसपोर्टेशन है, ओके। उसका पता करो कि सर उसने कस्टम ड्यूटी कितना दिया था, वो भी उसको माइनस करो, सर 70 रुपया कस्टम ड्यूटी में, तो 900 में से 30 गया 870, 870 में से 70 गया 800, ठीक है। तो ये तुम्हारा 800, ये तुम्हारा ट्रांजैक्शन वैल्यू, समझ रहे हैं क्या करना चाह रहा है वो, हाँ ना, समझ में आ रहा है ना कि सर आपका इंडिया है, ये आपका स्टॉक, वो आपका यहाँ का वैल्यूएशन निकालना चाह रहा है, सब माइनस कर करके। क्लियर है, वहाँ यहाँ और यहाँ पे बोल रहा है कि कस्टम ड्यूटी देने से पहले कितना सब खर्चा हुआ बता दो, वो जितना का होगा हम भी तुम्हारा उतना वैल्यूएशन करेंगे। क्लियर है, ठीक है। द वैल्यू इज बेस्ड ऑन 1 यूनिट प्राइस एट विच गुड्स आर सोल्ड इन इंडिया, अच्छा ये मैंने बता दिया ना, ठीक है। अच्छा द वैल्यू इज बेस्ड ऑन द यूनिट प्राइस एट विच गुड्स आर सोल्ड इन इंडिया, इंडिया में कितना में बेच रहा है, इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी, लार्जेस्ट क्वांटिटी टू अनरिलेटेड पर्सन, लेकिन मैं पर्सन कितना होना चाहिए बगल में, अनरिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। एंड फ्रॉम दैट प्राइस सर्टेन अमाउंट लाइक commission, cost of transport, custom duty or any other tax payable are to be deducted from the to arrive assessable value। सर क्या होना चाहिए, यूनिट प्राइस हमको लेना है किसका, द गुड्स आर सोल्ड इन इंडिया, उसका लार्जेस्ट क्वांटिटी होना चाहिए, आपके पास 3-4 है, याद रखना। वो कस्टम में जो खड़ा था ना वो स्मॉलेस्ट वाला बोल रहा था, अब इंडिया वाला है बोला लार्जेस्ट वाला,
क्यों बोलना चाह रहा आपको पता है? स्मार्ट है यहाँ पर कस्टम। आप सोचो, आप सोचो, आप मैडम गई यूएस में 5,000 क्वांटिटी ऑर्डर दे के आई है, और आप गई यूएस में सेम मैन्युफैक्चर को 500 क्वांटिटी ऑर्डर दे के आई है। ओ भाई रेट इसका ज़्यादा रहेगा, आपका रेट कम रहेगा। आप ही देखो ना कैसे जाओ। आपने कम खरीदा, मैंने बोला आपने 5,000 क्वांटिटी खरीदा और मैडम ने 500 क्वांटिटी, तो किसको देगा डिस्काउंट? हमको देगा। तो इसका रेट ज़्यादा रहेगा। अब कस्टमर में खड़ा होकर बोलता है कि तुम्हारा रेट लेंगे, 500 वाला रेट लेंगे। स्मार्टनेस समझ रही हो? अब ये बात खत्म है, ठीक है। दूसरा बात समझो, तुम इंडिया में बेच रही हो, ठीक है, तुम बल्क में बेचती हो, होलसेलर हो, तभी बोला ना लार्जेस्ट क्वांटिटी होलसेलर, और तुम रिटेलर हो, ठीक है। कौन सस्ता में बेचेगा? सस्ता में बेचेगा। तो वो बोल रहा है कि तुम्हारा उस टाइम इंपोर्ट का समय महंगा प्राइस ले रहा है, इंडिया का समय सस्ता प्राइस ले रहा है। सस्ता प्राइस इसमें लेस कर करके और वो हो जाएगा ना, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा, वैल्यू ज़्यादा है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रहेगा। समझ में आ रहा है ना? होलसेलर का तो कम रहता है क्योंकि तो बल्क में काम करता है। तो वो बोला कि तुम्हारा रेट लेंगे, लेकिन जो जब वहाँ से आ रहा था बोला कि हम कम वाले का रेट लेंगे, कम वाले ज़्यादा है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे याद रहेगा आपको। तो सर डिडक्टिव वैल्यू में क्या लेना है आपका? लार्जेस्ट क्वांटिटी की, लेकिन किससे? अनरिलेटेड पर्सन से। भाईचारा नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है। और उसमें से क्या लेस होगा? कमीशन, कुछ अगर कमीशन होगा तो लेस हो जाएगा। प्रॉफिट रहेगा, जनरल कुछ एक्सपेंसेस इंडिया में इनकर किया है तो वो नहीं लेस हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेस हो जाएगा। कोई इंश्योरेंस लिया होगा इंडिया में तो लेस होगा, ये वाला इंश्योरेंस नहीं, इंडिया में कोई इंश्योरेंस लिया होगा लेस हो जाएगा। कोई कस्टम ड्यूटी अगर पेमेंट किया हो तो लेस हो जाएगा। कोई अदर अगर टैक्सेस किया पे होगा तो वो लेस हो जाएगा, तो आपका एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा। आ रहा समझ में? If goods are not sold at the time of import, then value is taken at the earliest sale in India within 90 days after import. अगर आपका कोई गुड्स ऐसा बेच ही नहीं रहा, आप ही अतरंगी है जो बेच रहा है, तो सर हमको तो वो करना होगा ना, क्या बोलता है, गुड्स लेना पड़ेगा। तो 90 डेज का जो कोई इंपोर्ट किया होगा ना उसका डेट ले सकते हैं। मतलब जब आपने इंपोर्ट किए, जब आपने गुड्स मंगाया है उसका 90 डेज के अंदर में किसने मंगाया है बताओ, पीछे तो जाना पड़ेगा ना कुछ। 90 डेज करना। इफ गुड्स आर सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वैल्यू, अच्छा ठीक है, काम करते हैं, ये समझ देखते हैं। देखो, फॉलोइंग डिटेल्स आर द सेल डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट एक्स का सेल डिटेल है, कितना यूनिट गया? 12,000 यूनिट इंपोर्टेड फ्रॉम जापान टू, जापान कब आ रहा है? 12,000 यूनिट कब आ रहा है? 1 जनवरी 2023 को 12,000 यूनिट आ रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एसेसेबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एक्स फॉर द कस्टम ड्यूटी बाई अप्लाइंग डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड को अप्लाई करके आपको एसेसेबल वैल्यू निकालना है फॉर द कस्टम वैल्यूएशन, ठीक है। देखते हैं वो उसका खुद का कब आ रहा था? 1/23 को, 1 जनवरी को, ठीक है। सर 1 जनवरी को पता चला 1000 क्वांटिटी भी आया है, कितना? 100 के रेट से, ठीक है। मतलब इंडिया में बिक रहा कितना? 100 का रेट से इंपोर्ट होके आया था। फिर 10 जनवरी को, फिर 19 जनवरी को, 27 जनवरी को, अलग अलग डेट से अलग अलग रेट है, ठीक है। अज्यूम द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंडिया में एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? 18 रुपीज पर यूनिट, और ड्यूटी चार्ज कितना हुआ? 25%। ड्यूटी चार्ज कितना हुआ? 25%। तो बता कैसे गया सर? कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग उसका 90 डेज देखेंगे कि सर वो जब इंपोर्ट किया है उसका 90 डेज के अंदर क्या गुड क्या वैल्यू है। सर इंपोर्ट कब किया है? जनवरी
90 डेज मतलब 3 महीना, तो 31 मार्च लास्ट, है कि नहीं? तो सर उसमें देखो ये कट जाएगा, कट गया, ये वाला रेट हम नहीं लेंगे, सब देखो बाकी 31 मार्च के अंदर में। समझ में आ रहा है? तो सर 100 रुपया में 98 रुपया में, ठीक है, 101 रुपया में और 99 रुपया में, यही तो चार में रेट में बिका है। आ रहा समझ में? यही चार रेट में बिका। अब देखो कितना बिका, 100 रुपया में कितना बिका, 1000, 1500 और 2500, ठीक है। फिर 98 में कितना बिका, 2000 और 1000, 3000, अच्छा 4000 हो जाएगा, 4000। फिर 101 में कितना आएगा, 500 और नहीं 500 ही, ये है, ठीक है। फिर 99 का कितना हो जाएगा, 1500, 1500 दिख रहा है आपका। तो सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी कितना है, तो दिस इज द रेट, ठीक है। सम्स में क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये 98, तो 98 हम चूज कर लेंगे। आ रहा समझ में, 98 चूज कर लिए, बीइंग द लार्जेस्ट क्वांटिटी। उसमें से प्रॉफिट कितना है, 18 प्रॉफिट, है ना, कितना हो जा रहा है 80, और कस्टम ड्यूटी कितना है 25%, है ना। तो 18 का 25% कितना आ रहा है, नहीं नहीं, इंक्लूडिंग SWS 98 का, नहीं 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 नहीं, ये कस्टम ड्यूटी वैल्यूशन है ना, इसमें आपका तो वैल्यू होगा, तो नहीं इसमें कैसे दिया हुआ है, अरे नहीं यार रुको, 98 माइनस 18, ठीक है। तो उसका कस्टम में कितना वैल्यू हो रहा होगा, मतलब कस्टम पोर्ट में कितना आ रहा होगा आपका, यहाँ पे आपका कितना वैल्यू आ रहा होगा, यहाँ पे बाहर खड़ा होगा 80, आ रहा है समझ में। तो सर अब ये बताओ, नहीं नहीं, अब ये बताओ कि सर ये वाला 80 किसके बराबर में है, 75 के बराबर में, तो 25 में क्या होगा, क्या होगा रे, अच्छा ये 125, नहीं नहीं 125 होगा ना, बताओ क्या आ रहा है ये, सिक्सटीन, तो क्या हो जा रहा है आपका 64। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, ये वाला ये कस्टम ड्यूटी है। सर आप समझो, ये वाला समझ में आ रहा है 98, ठीक है, उसमें से आपने लेस कर दिया प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अब जो आ रहा होगा 80, वो यहाँ पे खड़ा होकर आ रहा होगा, मेरा 80 रुपये यहाँ पर पड़ रहा होगा, मेरा फैक्ट्री यहाँ पे है, पता चल रहा है ना, ये पता चला ना, ये 80 कस्टम ड्यूटी के बाहर, हम मतलब कि कस्टम गेट के बाहर खड़े हैं मेरे पास गुड्स लेके, और उसका दाम कितना है 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ का मेरा गुड्स है, ठीक है। सर इसमें कस्टम ड्यूटी भी मिला होगा, जोड़ के आया होगा ना ये कस्टम ड्यूटी, तो बस सर मुझे पता ये चल रहा है कि सर मेरा 25% अगर कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, और वो अगर मेरा वैल्यू है गुड्स का 100 रुपया,
तो अब बोलता है कि कस्टम ड्यूटी 25% लगेगा, तो 25% कस्टम ड्यूटी लगेगा तो 25 रुपया। तो टोटल जो मेरा कस्टम डेट का जो बाहर खड़ा रहेगा वो कितना का वैल्यू रहेगा, 125 का वैल्यू का गुड्स खड़ा रहेगा। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में? जो बाहर मेरा कस्टम ड्यूटी के गेट के बाहर खड़ा रहेगा ना, वो जोड़ के मेरा क्या आ जाएगा, 125 रुपये। नहीं आ रहा समझ में? ऑनलाइन क्लास किसी को समझ में नहीं आ रहा है? हम्म? हाँ हाँ, बिफोर था एग्जैक्टली। देखो क्या होता है, जैसे कि आप सोचो बाहर से ही आ रहा है, मैं ये बॉटल लेके आ रहा हूँ, ये बॉटल लेके आ रहा हूँ, बॉटल का दाम है 1,000 रुपया। कुछ डॉलर लेके आया था, डॉलर से कन्वर्ट करके 1,000 रुपया हो गया रेट एक्सचेंज करके। ठीक है, कस्टम वाला वहाँ खड़ा है, बताओ, बोला 25% ड्यूटी लगेगा। मैंने बोला ठीक है, कट लगा ले भाई ड्यूटी। ठीक है, उसने क्या किया, देखा अच्छा 1,000 रुपया 25% ड्यूटी, 1,000 रुपया 25% ड्यूटी, ये ड्यूटी है, ये ये बोतल का दाम है, जोड़ के ही तो मेरे पास, अब मेरे पास जो आएगा वैल्यू वो तो 1,000 25% मतलब कि 1,250 ही आएगा। आएगा कि नहीं, यहाँ सब समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे जो ये बोतल का दाम था जो मैं 1,000 में लेके आया था, वो उसको ड्यूटी ऐड करके कितना हो गया, 1,250। ठीक है, वो ड्यूटी ऐड करके मैं 1,000 में लेके आया था। ठीक है, और वो ड्यूटी ऐड करके हो गया 25% जोड़ देंगे तो 250, इसका 25% जोड़ा होगा ना, तो 1,250। ठीक है, ये आपका कस्टम पोर्ट के बाहर वाला ड्यूटी। यहाँ तक कन्विंस है कि नहीं? हाँ, अब सोचो, भूल जाओ ये सब कुछ, अब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। अब बोलो, आपको अगर 12 कस्टम ड्यूटी के बाहर वाला जो है वैल्यू वही दे दे, अब बोलो बताओ उसमें कस्टम ड्यूटी कितना और उसमें आपका वैल्यू ऑफ मटेरियल कितना, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? अगर आपको हम बोल दे कि ये सब भूल जाओ, आपको मैंने रेट दे दिया 1,250 और कस्टम ड्यूटी दे दिया 25%, आपको पता है, तो कैसे निकालेंगे, इसका ब्रेकअप कैसे होगा? डायरेक्ट 25% कर देंगे क्या? आएगा 25% करने से? भाई इसके अंदर तो मिला है ना, इसमें इसके अंदर 25% करने से नहीं होगा ना, क्योंकि आपका 1,000 पे 25% लगा था, इस पे नहीं लगा 25%, डायरेक्ट कर सकते, कैसे करेंगे तब? सर हम कैसे करें, हम एक्स लेंगे, कर ले भाई, एक्स ले ले। सर लेट मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू एक्स, तो सर प्रॉफिट इज इक्वल टू 0.25x, ये सही है कि समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 0.25 बोलो या 25% ऑफ एक्स बोलो, तो सर टोटल वैल्यू कितना हो जा रहा है, 1.25x, यहाँ तो 1x था ना, तो सर ये 1,200 मेरा किसके बराबर है, 1.25x। तो सर कस्टम ड्यूटी और वैल्यू ऑफ मटेरियल कितना होगा? सर कस्टम ड्यूटी और वैल्यू ऑफ मटेरियल होगा, तो आप बताओ कितना था? सर कस्टम ड्यूटी था 1,250 डिवाइडेड बाई 1.25x इंटू एक्स, कितना आ रहा है, 1,000 आ रहा है ना? सॉरी, ये सोचो वैल्यू ऑफ मटेरियल, ये कस्टम ड्यूटी, समझ में आ रहा है? और सर ये कैसे आएगा? सर ये होगा 1,250 बाई 1.25x इंटू 0.25x, देख लो 250 आया होगा घुमा के, आ रहा है ना? यही तो चाहिए था तुमको, मिल गया ना? तो सर मैं x नहीं ले रहा हूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ, 125 बोल रहा हूँ और इसको 100 बोल रहा हूँ। आ रहा है समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या, कि अब फिर दूसरे तरीका से बताऊं? ठीक है, मैथ्स 34 आया था मेरा। हाँ 10
34, जस्ट 33, सॉरी 34 इज द पास मार्क मेरे टाइम में बोर्ड में। बहुत ज़्यादा, हम कॉलर उठा के चलते थे। 30, मेरा एक फ्रेंड था उसको 83 मिला था और दुखी था कि मेरे को 83 मिला है, मैं पूरा करके आया था। मेरा 83 में मेरा जैसा 2 लड़का पास हो जाएगा। अरे नहीं, पढ़ के नहीं गया था ना, तो कॉन्फिडेंस आ गया था, बिना पढ़े ही 30 लेके आ जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है मतलब कि डिमोटिवेट क्यों। कभी कभी मैं सोया रहता था, ऐसा लगने लगा हम भगवान विष्णु का अवतार ही है क्या, सोए रहते हैं हमेशा। ओके, समझ में आया। तो सर ये आपका 80 कहाँ था, 98 था, -18 किया, 80 आया, ये आपका कहाँ खड़ा था, कस्टम वैल्यू के बाहर। तो मैंने आपके लैंग्वेज में अगर बोलो तो 80 डिवाइडेड बाई 1.25 x इंटू 0.25 x आपका कस्टम ड्यूटी किया। मैंने इसका 16 आंसर आया है, तो मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल गया है। 64 इज द एसेसेबल वैल्यू। बताओ क्लियर है कि नहीं? क्लियर? ओके। तो सर आपका 864 कैसे और आपका कितना वैल्यू आया, कितना मटेरियल आया था? 12,000। हाँ नहीं ना, आपने कितना मंगाया था? 12,000 इंटू 12,000 कर दो, आपका एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा। इज द योर एसेसेबल वैल्यू। तो बोला है तो निकालना पड़ेगा, मैं तो एसेसेबल वैल्यू ही बोला था ना। अच्छा ड्यूटी भी निकाल दे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ड्यूटी दिया था क्या, कितना ड्यूटी? अच्छा अच्छा, हाँ दिया था, ठीक है निकाल देना, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन भाई इसके ऊपर फिर 125% मत लगा देना। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? यहाँ पे रुका, ठीक है। रूल नंबर 7 हो गया, 7 था ना ये। रूल नंबर 8 एकदम रूल नंबर 30 और 31 की तरफ आ गया। रूल नंबर 8 क्या बोलता है? पता करो जो बना रहा है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। सर मेरा दोस्त ही हमको नहीं दे रहा था आप बोल रहे हो उससे ले लो, ठीक है। ठीक है, तो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड जनरल एक्सपेंसेस भाई। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड जनरल एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है आपका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हो गया ना, मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। फिर उसका प्रॉफिट एक्सपोर्टर का प्रॉफिट और कोई अदर एक्सपेंसेस जैसे कॉस्ट एंड इंश्योरेंस, और वो जोड़ के आपका एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इजी है ना। आप बेस्ट बात क्या है, आपको अगर सम्स दे, नहीं आप ही को लाना पड़ेगा। 2 चीज़ है, बोलेगा इंडिया में कितना सेल हो रहा है वो बताओ। इंडिया में कितना सेल हो रहा है आपका, इंडिया में सेल कर रहा है ना, उसका लेके आओ सेल प्राइस। फिर इंडिया से में जो आपका उसका फैक्ट्री से कस्टम पोर्ट का आपका ट्रांसपोर्टेशन लेस करो, कुछ अलग एक्सपेंसेस है वो लेस कर दो जो इन रिलेशन टू ट्रैवलिंग ऑफ मटेरियल है, ठीक है। ठीक है सर, प्रॉफिट लेस कर दो, फिर आपका जाएगा कस्टम बाहर तक का पोर्ट, उसमें कस्टम ड्यूटी लेस कर दो तो वो आपका एसेसेबल वैल्यू। सर वो कौन सा रूल 7 था। रूल 8 में क्या बोलता है? रूल 8 में आपको ये बोलता है कि सर, रूल 8 में आपको ये बोलता है कि सर इंडिया में नहीं मिल रहा ना आपको, आपका पास ऑप्शन था ना रूल 7, इंडिया में नहीं मिल रहा ना आपको, तो आप एक काम करो, जिससे गुड्स ले आए ना उससे कॉस्ट लेके आओ, ठीक है। अगेन फिजिबल नहीं है, ठीक है, ऐसे दिया। उसमें आप प्रॉफिट एक्सपोर्टर का प्रॉफिट ऐड करो, रूल 10 का एडजस्टमेंट ऐड करो। रूल 10 का एडजस्टमेंट क्या है सर, याद है? कमीशन, बायर, रॉयल्टी, वो सब ऐड करो और आपका एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? लास्ट में क्या है? रूल 9 रेसिडुअल मेथड। रेसिडुअल मतलब अब तुम्हारा हो गया जितना ड्रामा, अब आई विल आंसर द क्वेश्चन क्या होना चाहिए। वेयर द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स शैल नॉट डिटरमाइन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग रूल्स,
देन द वैल्यू ऑफ शैल बी डिटरमाइंड ए रीजनल बेसिस जनरल प्रोविजन डेटा अवेलेबल इन इंडिया बोल दिया। जो डेटा अवेलेबल रहेगा हम उसमें से निकाल देंगे। ठीक है, वो नहीं पीओ आईसी का पीओ प्रॉपर ऑफिसर हम निकालेंगे। ठीक है, लेकिन बोला है निकालना तो सही है, द वैल्यू डिटरमाइंड शुड नॉट एक्सीड द नॉर्मल मार्केट प्राइस एट विच सिमिलर गुड्स आर सोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब क्या, आप पीओ को तो ये पावर दे दिया कि आप वैल्यू निकालो, लेकिन बोल दिया है कि अगर वो वैल्यू आपका नॉर्मल मार्केट प्राइस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा हो गया ना तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब मालूम चला कि जो प्रोडक्ट लेके आए हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में ही $100 का मिलता है, आपने जानबूझ के कस्टम ड्यूटी ज़्यादा कलेक्ट करने के लिए उसको $130 बोल दिया, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। निकालिए, लेकिन वो नॉर्मल मार्केट प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल मार्केट प्राइस बहुत बहुत आपका वो डेफिनेशन है, वाइडर डेफिनेशन है, कैसे पता चलेगा नॉर्मल मार्केट प्राइस है। तो यही सब चीज़ कोर्ट में जाता है, कोर्ट में $130 कोट कर देगा, मतलब प्रॉपर ऑफिसर क्या वैल्यू कर देगा $130। लो अब आप इसको चैलेंज करो, जाओ मार्केट इंटरनेशनल मार्केट ढूंढो, प्रूफ लेके आओ तो कम होगा, नहीं तो यही रहेगा। समझ में आ रहा है, कोर्ट में जो केस पेंडिंग रहता है ये सब, यही सब ट्राइब्यूनल में यही सब केस पेंडिंग रहता है, वैल्यूएशन के ऊपर है, वैल्यूएशन नहीं किया ठीक से। क्लियर है, ऑनलाइन क्लास क्लियर है? खुद ही ले सर एक बात बताओ, मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया है, क्या बोला था कि सर पहले 2 नहीं है, ओके ठीक है, 1 नहीं आया सर, रूल कर लो, रूल 3 to रूल 9। ठीक है, इसमें 100 बना दो, मिल ही जाएगा ना, रूल 9 तो सब सर्वथा है ना वो तो दे ही देगा, आ गया। फिर सर आप इसके संग मैंने आपको बोला था एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं रूल 10, जो ये सब एडजस्टमेंट है उसको क्या बोलते हैं रूल 10। रूल 10 में 2 पार्ट, रूल 10 में 2 पार्ट, रूल 10(1), रूल 10(2), ठीक है, बताएंगे रूल 10(2), 1 and 2। 1 में क्या है, सारा एक्सपेंसेस जो हुआ है कमीशन वमीशन सारा रूल 1 में, हाँ प्लस करेंगे ऑब्वियसली, सब मैं प्लस होने की बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे। रूल 10(2) में क्या बोलता है सर, रूल 10(2) में बोल रहा है ज़्यादा नहीं लाया, ठीक है, रूल 10(2) में क्या बोल रहा है कि सर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्रेट ये दोनों ऐड होगा, इसको स्पेशल इज्जत दिया हुआ है, ठीक है। और बाद बाकी रूल 10 में रूल 10(1) में होगा, एंड फ्रेट। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो, इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन या बाहर से ट्रांसपोर्टेशन, बाहर से ऑब्वियसली, ऐड होने का बाद में इंडिया का भी स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि नहीं होगा, वो जो ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है उसका कॉस्ट, और जो आपने फ्रेट नहीं, सॉरी सर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यही तो हो गया, फ्रेट ही हो गया ना सर, ये इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस, इसका जो इंश्योरेंस वो अलग से ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक, लास्ट में। अगर आपको फिर अब यहाँ देखना है, देखो ठीक है, एडजस्टमेंट्स, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो मैंने जो आपका कमीशन वमीशन था, रॉयल्टी था, वो एडजस्टमेंट्स अंडर रूल 10(1), और रूल 10(2) में आपका इंश्योरेंस एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये एडजस्टमेंट कर दिया। ये एडजस्टमेंट करके आपका डिक्लेरेशन कौन देगा, इंपोर्टर की, सारा सर मैंने सारा एडजस्टमेंट कर दिया अंडर रूल 11, ठीक है, अंडर रूल 11 मैंने सारा
एडजस्टमेंट कर दिया है, तो सर फिर उसके बाद आप वो जो रूल एडजस्टमेंट किया है वो आपका एक्सेप्ट होगा कि नहीं वो कौन बताएगा? पीओ अंडर रूल 12। 11 में क्या बोल रहा है? द इम्पोर्टर और हिज एजेंट मस्ट प्रोवाइड द कंप्लीट एंड एक्यूरेट डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स along with required document and information asked by the proper officer. If importer provides wrong and false information document, then provision of the custom act related to confiscation, penalty and prosecution, मतलब क्या गलत किया तो पेनल्टी और कॉन्फिस्केशन हो जाएगा। ठीक है सर, अगर लास्ट है, ठीक है, अगर आपका इसको ठीक लगा कि सर सही है तो वो आपका एक्सेप्ट कर लेगा, लगा कि गलत है तो क्या करेगा? आपका रिजेक्ट कर लेगा। मतलब सर आपका सबसे पहले क्या होगा? 14(2) नहीं है, 14(1) ठीक है, तो फिर 14(1) के बाद क्या आ जाएगा? रूल 11 डिक्लेरेशन या एक्सेप्टेंस, सॉरी डिक्लेरेशन। फिर क्या आ जाएगा? रूल 12 रिजेक्शन या सब में ही होगा। समझ में आ रहा है? सॉरी 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 सही। रूल नहीं, 14(1) सॉरी 14(2) पहले उसको छोड़ दो, 14(1) के बाद रूल 10, रूल 10 1 2, रूल 10 का रूल 2, रूल 10 1, रूल 10 2, ये हो गया आपका वैल्यू, एसेसेबल वैल्यू आपने निकाल दिया। कौन निकाला? इंपोर्टर। ठीक है, फिर वो जमा करेगा डिक्लेरेशन में रूल 11 और फिर उसका एक्सेप्ट होगा रिजेक्ट होगा रूल 12। सोचो रिजेक्ट हो गया, सोचो एक्सेप्ट हो गया तो वही फाइनल खत्म, अब रिजेक्ट हो गया तो रूल 12 में ही रिजेक्ट होगा, फिर वो वापस घूम के जाएगा सेक्शन 14(1). 2 छोड़ दो, अब तो हो गया एक, उसमें तो है ही नहीं, 2 में आ जाता तो फिर 14(1) आता ही नहीं ना, नहीं होता है कि एक्सेप्ट नहीं करता, तभी हम रूल में जाना होगा ना। फिर पता करो कौन सा रूल एप्लीकेबल है। रूल 3, सर रूल 3 भी अप्लाई, रूल 3 उसके बाद रूल 11 सॉरी 10, फिर 11 12 12, हाँ वो रूल 9 में आ जाने के बाद आपका लास्ट में एक्सेप्ट हो ही जाएगा। ठीक है सर, देख लो आपको मैंने नेक्स्ट क्लास हम लोग सम्स करेंगे इसके ऊपर, देख लो। सर सबसे पहले क्या है, टेबल कैसे बनेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टर, अब वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वैल्यू दिया। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर मार्जिन, इसको क्या बोलते हैं? एक्स फैक्ट्री प्राइस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस मार्जिन, किसका मार्जिन? एक्सपोर्टर का मार्जिन, इसको क्या बोलते हैं? एक्स फैक्ट्री प्राइस। एक्स फैक्ट्री प्राइस किसका फैक्ट्री? हम लोग का फैक्ट्री, एक्सपोर्टर का फैक्ट्री, एक्सपोर्टर का फैक्ट्री, मतलब कि यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे एक्सपोर्टर, यहाँ एक्सपोर्टर, ये फैक्ट्री के बाहर निकालने का प्राइस। फिर कैरेज, यहाँ पे पोर्ट होगा, फिर यहाँ से यहाँ लेके गया होगा, कैरेज, फ्रेट, इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, एड लोकल कोई टैक्स पेमेंट किया अप टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट, वो दोनों ऐड करके क्या आ जाएगा? FAS, फ्री अलोंग साइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्री अलोंग साइड फैस। फिर ऐड लोडिंग, इस पर लोडिंग कराना होगा शिप पे, और एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करना होगा, तो उसको आ जाएगा, उसको जोड़ के आ जाएगा FOB। अभी गुड्स कहाँ पे है? रास्ते में नहीं है, यहीं पे है, पोर्ट में ही है, शिप में लोड हो गया, आ रहा समझ में? शिप में लोड होने का उसको FOB हो जाएगा। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे रूल 10(1) का, सोचो यही वाला प्राइस आपका एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, 10(1) 10(2) का, 10(1) का एडजस्टमेंट देख लो क्या क्या है? कमीशन, कंटेनर, पैकिंग का, पैकिंग कॉस्ट, मटेरियल, कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, रॉयल्टी, लाइसेंस, इंस्पेक्शन, एनी वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल, तो आ जाएगा जोड़ के सबका आ जाएगा FOB एज पर कस्टम। ठीक है, फिर रूल 2 10(2) कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर पता है तो वही एक्चुअल, पता नहीं है तो मैक्सिमम, अब एयर ट्रांसपोर्ट में तो मैक्सिमम 20%, लेकिन लोडिंग कोई भी फ्रेट 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है,
शिपिंग एंड डिमोरेज चार्ज, कोई शिपिंग और डिमोरेज चार्जेस रहेगा पोर्ट पे। कहाँ पे अभी गुड्स खड़ा है, किसका पोर्ट में? हाँ, यहाँ पे आ गया पोर्ट पे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर इंश्योरेंस चार्ज मैक्सिमम कितना, अगर है तो 1.125% मैक्सिमम, ठीक है। इसका मैक्सिमम कितना, 20%, ठीक है। फिर ये इसको जोड़ के क्या बजाय हो जाएगा, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, उसको क्या बोलेंगे, एसेसेबल वैल्यू। एक्सचेंज रेट लगाएंगे और वो आ जाएगा एसेसेबल वैल्यू इन INR। ये फॉरेन करेंसी का एसेसेबल वैल्यू, इंडियन करेंसी का एसेसेबल वैल्यू। आ रहा समझ में? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम्स करेंगे। ट्राई करना जो बुक में सम्स है आपका वो कम करने का, ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। थैंक यू क्लास। कल सम्स करेंगे हम लोग इसके ऊपर, तो क्या होगा ना, ये टेबल में हम फिर से रिविजिट करेंगे। ये टेबल बार 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 कि सम्स इसी से आएगा, ये टेबल से आएगा सम्स। अब डिपेंड करता है आपको क्या दे दे। सर FOB दे दिया, वाह वेरी गुड, तो आपको सिर्फ 10 और 10 करना है, ठीक है। सर आपको FAS दिया तो अच्छा, तो इसका मतलब ये भी देगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितना दूर, कितना चीज़ पुराना आपको दे रहा है। थैंक यू।